यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मोहब्बत, लगन, जुस्तजू जैसी अनमोल चीज़ें जब रफ़ीक सफ़र बन जाती है तो मंजिल को पाना और भी आसान हो जाता है। यही ज़िद रहा कामयाबी का जामीन बन जाएगी। उन्हीं के बलबूते पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया जाता है। यही पुरखुदुर राहों पर चलते हुए कामयाबी का ताज अपने सर पर सजाने वाली शख्सियत है, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िले पीलीभीत के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक जहेदकार के सफ़र की रुदाद सफ़र सुनिए, जो हम सब के लिए भी मशाल राह बने। जनाब नूरुल हसन सर। मेरे सारे शेर तो पढ़ दिए आपने। खैर मैं फिर भी कोई भी शुरुआत करता हूँ, मैं शेर के साथ करता हूँ कि कदम जो जानिबे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। कदम जो जानिबे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं दामन जो अपना कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। मंच पे बैठे हुए जनाब अब्दुल कदीर साहब, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के दीगर हजरात, प्यारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मीडिया के कुछ कर्मचारी, सरवाना माझा नमस्कार, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शाहीन एकेडमी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया और इतने टैलेंटेड बच्चों से मुझे मिलने का आज मौका मिला, आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो उसके लिए सबसे पहले मैं शाहीन एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ। बायोलॉजी से मुझे बहुत डर लगता था बहुत डर लगता था बायोलॉजी से। 10th के बाद मुझे समझ में नहीं आती थी, तो बायोलॉजी मैंने 10th के बाद ही छोड़ दिया। 11th मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था, तो मैंने मैथ्स को लिया। लेकिन इस एकेडमी में आने का रीज़न ये भी रहा कि मेरा जो छोटा भाई है वो भी डॉक्टर है। उसने MBBS किया, बहुत अच्छी रैंक निकाली और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो MD मेडिसिन कर रहा है। उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ फाइनल ईयर में है MD मेडिसिन में। तो आप लोगों के जो जज्बात हैं, शाहीन ग्रुप के जो जज्बात हैं, जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको जो पढ़ने का तरीका है, उनके जो पास होने का तरीका है, उससे मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं इस साल नीट के एग्ज़ाम में, जिनको अच्छी रैंक आई है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और क्योंकि मेरी फैमिली में भी डॉक्टर है, इसलिए मुझे पता है कि टीचर्स का कितना बड़ा रोल है। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है IIT JEE या फिर नीट निकालने में। IAS IPS आप अकेले निकाल सकते हैं, लेकिन नीट और IIT JEE एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, वहाँ पर आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर इस एकेडमी से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर जो शाहीन एकेडमी है यहाँ की, नांदेड़ की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसके लिए मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर शाहीन एकेडमी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। अब जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं? कैन यू रेज योर हैंड? अच्छा, अकेला बच्चा है, कोई नहीं। जैसे कि उन्होंने शेर पढ़ा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग यूँ मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो अभी अकेले हो आप, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में यहाँ से 1 से 10, 10 से 100, 100 से 500 बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो जो भी बच्चे कामयाब हो चुके हैं, या जिन्हें कहना चाहिए जो नीट में जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो सिलेक्शन हो जाना ही सब कुछ नहीं है कि एक बड़े इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाना ही सब कुछ नहीं है। जैसा कि अब्दुल कदीर साहब बोल रहे थे कि सिर्फ कामयाबी, आपको सिर्फ कामयाबी मिल गई है वो सब कुछ नहीं है। जैसा कि वो बोल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक ऐसे IAS ऑफिसर को भी देखा कि जो अपनी वाइफ को रोड पे मारता था, जो अपनी बेटी को दीवार पे मारता था। तो सिर्फ कामयाब होने के लिए सिर्फ IAS बन जाना या IPS बन जाना या फिर डॉक्टर बन जाना ही सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि उन्होंने बताया
कि हमारे अखलाक बहुत अच्छे होना चाहिए, हमारा नेचर बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि हम सोसाइटी के किसी न किसी काम आएँ, हम लोगों के काम आएँ, हम ऐसे जॉब में जाएं जहां हम लोगों की मदद करें, अपनी कौम का भी नाम रोशन करें, अपने एरिया का भी नाम रोशन करें और अपने कंट्री का भी नाम रोशन करें। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपका ये कामयाबी की तरफ आपका पहला कदम है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है आपकी। एक ट्रेन जो है, ट्रेन जा रही है, यानी कि राजधानी दिल्ली की तरफ जा रही है या मुंबई की तरफ जा रही है, तो उसका सिर्फ आपको एक टिकट मिला है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हो सकता है टीटी आपको अगले वाले स्टेशन पे आके उतार दे, इट माइट बी पॉसिबल। आपका अगर टिकट गिर जाए तो टीटी आपको उतारेगा या नहीं उतार देगा, या फिर फाइन लगाएगा आपके ऊपर बहुत ज्यादा। तो जो सिलेक्ट हो गए हैं बच्चे, अभी उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपका ये पहला कदम है, आपके ये ट्रेन के सफर का पहला टिकट है। आपको आगे जाके वहां पे मेहनत करनी है, इंस्टीट्यूशन में जाके मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि एमबीबीएस पे ही नहीं रुकना है। एम सिर्फ डॉक्टर बनना हमारा एम नहीं है, डॉक्टर में भी हमें बहुत अच्छा करना है। जो लोग डॉक्टर बन चुके हैं, बच्चा सिलेक्ट हो चुका है, आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा, सिर्फ हमें डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है, एमडी करना है, एमएस करना है, डीएम करना है, डीएम कार्डियो करना है, डीएम गैस्ट्रो करना है, और एकदम आला दर्जे का डॉक्टर बनना है। ऐसा डॉक्टर जिसका नाम हर जगह हो, जो कि हर जगह जाना जाए अपने नाम से, जिससे कि आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आपकी कम्युनिटी का नाम रोशन हो और हमारे देश का नाम रोशन हो। इसके अलावा, डॉक्टर के अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। आपको शाहीन एकेडमी ने मदद किया यहाँ तक पहुँचने में, डॉक्टर बनने में, यहाँ तक की कामयाबी में, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो जो बच्चे कामयाब हो चुके हैं उनके लिए मैं कहूँगा, जैसा कि अब्दुल कदीर साहब ने कहा, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जैसे कम से कम 10 बच्चे तैयार करें। जब तक आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट करें, तब तक आपकी मदद से, आपकी गाइडेंस से कम 10 बच्चे एमबीबीएस कर लें। शुरुआत कर सकते हैं आप अपने खानदान से, आप अपनी फैमिली से। सबसे पहले आप शुरुआत करें आप अपनी फैमिली से। फैमिली में लोगों को गाइड करें, फैमिली में लोगों को एमबीबीएस या फिर किसी अच्छे एम की तरफ बनने के लिए मोटिवेट करें। फैमिली के बाद आप अपने मोहल्ले को देखें। मोहल्ले में मोहल्ले वालों से जलने की जरूरत नहीं है। मैं कामयाब हो गया तो मेरी जगह पे कोई और नहीं आना चाहिए। आपको और लोगों को मदद करना है, और लोगों को गाइड करना है, और लोगों को अपनी तरह बनाना है। तो कम से कम 10 लोगों को अपनी तरह बनाना है। यस और नो? यस। अब जिन बच्चों को कामयाबी नहीं मिली है, या फिर जो बच्चे कामयाबी, इसको हम और ऊपर कर सकते हैं। जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिली है, या फिर जो लोग नाकामयाब हो गए, एक बार एग्जाम दिया और उस एग्जाम में आपको सक्सेस नहीं मिली, सफलता आपको नहीं मिली, उन लोगों के लिए मैं थोड़े दिन पहले एक मैं वीडियो देख रहा था। उस वीडियो से एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है? आईसीसी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। सारे लोग देखते होंगे, देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो अगर वर्ल्ड कप देखते हैं तो आपको क्रिकेट का भी अंदाजा होगा। अगर क्रिकेट का अंदाजा है तो क्रिकेट में श्रीलंका का एक प्लेयर हुआ है जिसका कि नाम था मार्वन अट्टापट्टू। किसी ने सुना है नाम? बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो बड़े हैं उन लोगों ने सुना होगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर था मार्वन अट्टापट्टू। उस मार्वन अट्टापट्टू की कहानी मैं आपकी कहानी से जोड़ना चाहता हूँ। उसकी क्या कहानी थी? वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलता था, डोमेस्टिक क्रिकेट। जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, फिर नेशनल लेवल पे खेलते हैं, फिर हमें इंटरनेशनल का मौका मिलता है, isn't it? तो डोमेस्टिक वो बहुत अच्छा खेलता था, उसको मौका मिला खेलने के लिए, नेशनल टीम में उसका सिलेक्शन हुआ और वो अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए आया। पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए आया, बहुत अच्छा प्लेयर था, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, इस तरीके का प्लेयर वो वहां का था। तो पहला मैच खेलने के लिए आया। पहला मैच जब उसने खेला, पहले मैच की पहली इनिंग खेलने के लिए पहुंचा और वो 0 पे आउट हो गया। टेस्ट मैच में कितनी इनिंग होती है? 2 इनिंग होती है टेस्ट मैच में। वनडे में 1 इनिंग होती है, टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती है। अब उसने सोचा मैं दूसरी इनिंग में अच्छा करूंगा, दूसरी इनिंग में अच्छा खेलूंगा,
दूसरी इनिंग में गया, बहुत कोशिश की, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके 15-20 बॉलें 0 रन बनाए, 15-20 बॉलों पे कोई रन नहीं बना पाया और 16वीं बॉल पे फिर से वो 0 पे आउट हो गया। यानी 2 इनिंग खेला 0 रन, उसको नेशनल टीम से निकाल दिया गया। जो नेशनल टीम थी उससे उसको निकाल दिया गया और वो पूरे 21 महीने के लिए टीम से बाहर रहा। कितने देर के लिए? 21 महीने टीम से बाहर रहा, यानी कि करीब करीब 2 साल वो टीम से बाहर रहा, नेशनल टीम से। 2 साल उसने बहुत मेहनत की, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत मेहनत की, बहुत सारे शतक बनाए, बहुत सारा अच्छा स्कोर किया। 2 साल बाद उसका फिर से सिलेक्टर को मजबूर होके उसको सिलेक्ट करना पड़ा कि ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं, अब ये बहुत अच्छा खेलेगा। फिर से वो टीम में आया और अपनी तीसरी इनिंग खेलने के लिए गया। इस बार उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा खेलूंगा, लेकिन फिर से वो 0 पे आउट हो गया। फिर से 0 पे आउट हो गया और फिर से उसने सोचा अभी 1 इनिंग और बाकी है, इस इनिंग में मैं बहुत अच्छा करूंगा, इसमें तो मैं नहीं कर पाया, इस इनिंग में बहुत अच्छा करूंगा। चौथी इनिंग में वो गया, चौथी इनिंग में खेलने के लिए मैदान पे उतरा, बहुत हल्के हल्के संभल के उसने खेला। इस बार उसने पता कितने रन बनाए? उसने सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाया, 1 रन बना के आउट हो गया। फिर से उसको टीम से निकाल दिया गया, फिर से टीम से निकाल दिया गया और टीम से निकालने के बाद वो 17 महीने के लिए टीम से बाहर हो गया, यानी कि करीब करीब 1.5 साल के लिए फिर से टीम से बाहर हो गया। 1.5 साल तक वो लगातार कोशिश करता रहा, लगातार खेलता रहा, लगातार रन बनाता रहा डोमेस्टिक क्रिकेट में। और इस बार फिर से गांव जो नेशनल सिलेक्टर हैं उनको बोलना पड़ा कि नहीं, आटापट्टू को हमें लेना पड़ेगा, ये इतना अच्छा खेल रहा है। फिर से वो अपनी 5वीं इनिंग खेलने के लिए आया, 5वीं इनिंग खेला, बहुत अच्छे रन बनाने की सबको उम्मीद थी, लेकिन इस बार फिर से पता है उसने कितने रन बनाए? फिर से डक पे आउट हो गया। 5वीं इनिंग में भी वो डक पे आउट हो गया। उसने सोचा, उसने अपने कैप्टन से मिला, अपने कोच से मिला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं डोमेस्टिक क्रिकेट इतना अच्छा खेलता हूं, मैं इतने शतक मारता हूं, लेकिन जब भी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आता हूं मेरा बल्ला ही नहीं चलता है। तो उसने कुछ उसको सजेशन दिए। 6ठी इनिंग वो फिर खेलने के लिए गया और 6ठी इनिंग में फिर से डक पे आउट हो गया। अब 6ठी इनिंग में जो डक पे आउट हुआ उसको फिर से टीम से निकाल दिया गया। सारे कमेंटेटर लोगों ने ये बोला इसका करियर खत्म हो गया है, इसकी जिंदगी खत्म हो गई, इसमें टेम्परामेंट ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, इसमें टेम्परामेंट ही नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, जिसको प्रेशर झेलने का तमीज ही नहीं है। इसके बाद उसने फिर से 18 महीने फिर से मेहनत की। चौथी बार इसने इतनी मेहनत की 18 महीने तक, लेकिन इस बार जो आया तो फिर रुका नहीं। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही उसने शतक मारा, 1 शतक, 2 शतक, 3 शतक, पूरे के पूरे करियर में उसने 17 शतक मारे और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर श्रीलंका का बन के उभरा और वो श्रीलंका का कैप्टन भी रहा। तो आप इसकी जिंदगी जो है, मार्वन अट्टापट्टू की जो जिंदगी है, अगर हम में से आपको ये होता और हमें इस तरीके के फेलियर अगर हमें मिलते तो शायद हम हार चुके होते खुद से, शायद हम ये खुद पे डाउट करना शुरू कर दिया होता, शायद हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, शायद हम इस काम को नहीं कर सकते, शायद हम बर्बाद हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते, कुछ लोग सुसाइड कर लेते या कुछ लोग कुछ और काम करने लगते। लेकिन ये मार्वन अट्टापट्टू, मैंने अपने भाइयों को, अपने बहनों को भी ये स्टोरी सुनाई। तो मार्वन अट्टापट्टू की जिंदगी जो है वो हर स्टूडेंट को उसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहिए, उसकी स्टोरी पढ़ना चाहिए कि उसकी स्ट्रगल कैसी थी और उसकी स्ट्रगल से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली चीज तो ये सीख सकते हैं कि आप लोगों को खुद पे डाउट नहीं करना है। अगर 1 साल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरी साल में सिलेक्शन होगा, दूसरी साल में नहीं हो रहा है तो तीसरी साल में सिलेक्शन होगा, तीसरी साल नहीं तो चौथी साल में सिलेक्शन होगा। जब मैं 12th क्लास में था तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जो मेरे साथ मेडिकल में थे, 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार में वो MBBS में उनका सिलेक्शन हुआ और आज बहुत अच्छे MD मेडिसिन और डीप कार्डियोलॉजिस्ट करके बरेली में और फिलीपींस में डॉक्टर बन के वो लोग अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौम की सर्विस कर रहे हैं और दीन की सर्विस कर रहे हैं और हमारे देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना ही नहीं है। हर बच्चा अपने आप में बहुत टैलेंटेड बच्चा है। कोई मोहल्ले वाला आपको कुछ भी बोले, कोई रिश्तेदार आपको कुछ भी बोले, कोई टीचर आपको कुछ भी बोले कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर ये कमी है, जब तक आप खुद को नहीं बोलेंगे कि मैं बेकार हूं, तब तक आप हारे नहीं हैं।
खुद को बोलने की जरूरत नहीं है, खुद को हमेशा ये बोलना है कि मैं हमेशा जीत सकता हूं, मैं हमेशा किसी भी एम को अचीव कर सकता हूं। मारवन अट्टापट्टू का एग्जाम्पल एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आपके सामने है कि आपको अपने टैलेंट पे कभी कभी डाउट नहीं करना है, अच्छी प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस पे एक शेर मुझे याद आता है कि ना कर तकदीर की परवाह, न कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तो कदम आपको अपना कदम बस आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि अब्दुल कदीर साहब ने बोला कि आपको बस शाहीन एकेडमी में या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में बस आ जाने की जरूरत है। एक कदम आपने आगे बढ़ा लिया। मैंने अपनी पुरानी बहुत सारी तकरीरों में मैंने बोला है कि आप अगर अपने एम की तरफ जा रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपका डेस्टिनेशन एक उस सफर की तरह है जैसे कि आप मुंबई ट्रेवल कर रहे हो। जिसने कभी भी मुंबई ट्रेवल नहीं किया है, लेकिन आपने अगर तहैया कर लिया कि मुझे मुंबई पहुंचना है, तो आप में से कितने लोग हैं जो मुंबई पहुंच सकते हैं? हाथ उठाइए। हर एक बंदा। जो लोग नहीं भी हाथ उठा रहे हैं, अगर आप तहैया कर लें तो यहां से क्या ट्रेन नहीं जाती है? यहां से ट्रेन जाती है, देवगिरी एक्सप्रेस जाती है। देवगिरी एक्सप्रेस में आप बैठ जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे मुंबई। इसी तरीके से अगर आपको दिल्ली जाना है तो सचखंड एक्सप्रेस जाती है। अभी तो आपके यहां से फ्लाइट भी जाती है, तो आप दिल्ली पहुंचना है, आप दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आपकी जिंदगी के एम भी ऐसे ही हैं। अगर आपको जिंदगी में आपके एम अचीव करना है और आपने अगर तहैया कर लिया कि मुझे ये पाना ही पाना है, देयर इज नो चॉइस अदर देन दैट, देन यू विल गेट इट। लेकिन आपका कन्विक्शन वैसा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस वैसा होना चाहिए, आपकी मेहनत वैसी होना चाहिए। आपने तहैया तो कर लिया, लेकिन बैठ के आप मूवी देख रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप सो रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तब आपको कोई एम नहीं मिलेगा। तब उसको कहते हैं डे ड्रीमर। खाली आप डे ड्रीमर बन के रह जाएंगे। लेकिन आप ड्रीम देखते हैं और ड्रीम के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और उसको पाने के लिए हर दिन आप अगर कोशिश करते हैं, तो एमबीबीएस बहुत छोटा एम है। एमबीबीएस से भी बहुत ऊंचे एम आप अचीव कर सकते हैं। मैं आपको ये अपनी लाइफ से आपको पूरा का पूरा यकीन दिला सकता हूं। आपको लगता है कि अचीव कर सकते हैं या नहीं? यस और नो? यस। अब इस एम के बाद मैं थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-3 मिनट में मैं आपको अपनी स्टोरी, जैसे अब्दुल कदीर साहब बोले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। इज इट? मैं बताऊं क्या आपके बारे में? आपको पता ही होगा, इतना यूट्यूब पे देखा है आपने, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि मैंने अपनी जर्नी कहां से शुरू की और कैसे मैं यहां तक पहुंचा, क्या परेशानियों का सामना मैंने किया, कैसे आईपीएस तक का एम मैंने अचीव किया। आप लोग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में हैं, बहुत अच्छे शहर में रहते हैं। मेरी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल स्कूल, जिसे कहते हैं प्राथमिक शाळा, मराठी मध्ये प्राथमिक शाळा, प्राथमिक शाळा में मैं पढ़ता था। 6th क्लास से मैंने पढ़ना सीखा ABCD। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आई हैव लर्न फ्रॉम दी 6th क्लास। आप लोगों ने कब से सीखा है? फर्स्ट नर्सरी से सीखा होगा, लेकिन 6th क्लास से मैंने सीखा। इंग्लिश पढ़ना मैंने 6th क्लास से शुरू किया, 8th किया, 10th किया, 11th पास किया, 12th पास किया। टोटली हिंदी मीडियम में मैंने 12th तक की पढ़ाई मैंने पूरी हिंदी मीडियम में की। उसके बाद बायोलॉजी से तो बहुत डर लगता था, वो फिगर से, पैरामीशियम और माइक्रोकांड्रिया जो उसकी फिगर रहती है, मुझे बहुत डर लगता था, बनती नहीं थी। तो बायोलॉजी तो मैंने छोड़ दी थी, 10th के बाद ही छोड़ दी थी कि यार 11th में मैंने मैथमेटिक्स किया। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरा कोचिंग किया मैंने। कोचिंग के लिए पैसे भी नहीं थे घर पे। आजकल तो आपके यहाँ शाहीन एकेडमी है, हमारे यहाँ कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी जो बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही मुनासिब दाम में हमारी कोचिंग करा पाए। तो उस वक्त पैसे के लिए मेरे फादर ने, मेरी 1 एकड़ जमीन थी गांव में, वो जमीन बेच के हमें पैसे लेके आए और हमने उससे कोचिंग की। हमारा सिलेक्शन बीटेक में हुआ। बीटेक करने के बाद हम बीटेक के लिए हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मेरी जॉब लग गई, एक प्राइवेट जॉब लग गई। जब मैं बीटेक कर रहा था, बीटेक करते वक्त मैंने सोचा कि कुछ बड़ा अचीव करना है। जॉब तो लग गई है, अब कुछ बड़ा अचीव करना है, छोटे एम से सेटिस्फाई नहीं होना है। उस वक्त मैंने सोचा मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस मुझे निकालना ही निकालना है, किसी भी कीमत पे सिविल सर्विस निकालना है। लेकिन सिविल सर्विस की कोचिंग करने के लिए फिर से मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा फिर पैसे कहाँ से फाइनेंस करूँ मैं? अपनी एजुकेशन, किताबें लेना है, कोचिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली
फिर मैंने एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। एटॉमिक एनर्जी में मैं गया, वहाँ मैंने एज ए साइंटिस्ट काम किया 3-4 साल तक, और पढ़ते जॉब करते करते जो भी पैसा आया उससे अपनी एजुकेशन को फंड किया, और साथ में मैंने सेल्फ स्टडी की। पहली बार एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया, प्री में ही फेल हो गया। फिर लोगों ने बोला कि नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिविल सर्विस एक तपस्या है, सिविल सर्विस में तो उसका सिलेक्शन होता है जो कि बहुत टैलेंटेड होता है, और जॉब के साथ किसका सिलेक्शन होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूंगा, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। दूसरा अटेम्प्ट दिया मैंने, फिर मेरा प्री हुआ, तब लोगों को बहुत सरप्राइज हुआ। फिर मेरा मेंस भी हो गया, तब लोगों को बहुत सरप्राइज हुआ। 3 स्टेज का एग्जाम होता है सिविल सर्विस होते हैं उसमें। जैसे नीट में एक स्टेज है आपका, सिविल सर्विस में 11 पेपर होते हैं, 11 पेपर ऑफ 3 आवर्स, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, 3 स्टेजेस आते हैं। तो फिर मेरा सिलेक्शन मेंस में हो गया और मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन इंटरव्यू में मेरे बहुत कम मार्क्स आए, 121 मार्क्स आए मेरे इंटरव्यू में, और मेरा सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ। फिर वही लोगों ने बोला कि नहीं, चूंकि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मैंने कहा नहीं, हमारा कंट्री बहुत अच्छा है, हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। मैंने उनकी बात को नकार दिया। वही मारवा नट्टापट्टू की बात जो मैंने आपको बोली कि सेल्फ डाउट, अपने ऊपर अगर आपको सेल्फ डाउट हो गया तब आपका काम हो गया, आपको सफलता मिलनी नहीं है। सेल्फ डाउट नहीं करना है। मैंने खुद पे सेल्फ डाउट नहीं किया, लोगों से सजेशन लिए, जो अपनी कमियां थी उसको दूर किया। थर्ड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू में पहुंचा। इस बार इंटरव्यू की तैयारी मैंने बहुत अच्छी की, लेकिन मेरा 0 स्कोर नहीं आया, मेरा स्कोर आया 193 स्कोर आया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह IPS बन के आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, अपनी जो स्टोरी बताई, मारवा नट्टापट्टू की स्टोरी बताई, और जो स्टोरी बताई, इन सब से आपको बहुत सारे सबक मिलते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज तो यह है कि अगर आप गरीब फैमिली से हैं, आप एक सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, या फिर बैकवर्ड एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहसास कमतरी रखें अपने अंदर। एहसास कमतरी आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, जरा सा भी एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी सही, आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अगर, तो आपका सिलेक्शन होगा, और आपका कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। MBBS, मैं कहूंगा MBBS बहुत छोटा एम है, आपका MBBS, MD, DM या उससे भी ऊपर सुपर स्पेशलाइजेशन, वहां भी आपका सिलेक्शन होगा। IAS, IPS या कुछ भी आप बन सकते हैं, बशर्ते आप एहसास कमतरी ना रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी प्लानिंग अच्छे से करें, अपने माँ बाप की बात को समझें, माँ बाप के सजेशन को माने, और एक अच्छे स्टूडेंट बने, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है। मैं अपनी बात को एक शेर के साथ खत्म करूंगा जो आपके अंदर एक जोश पैदा करेगा। उसको अगर आप समझें तो इस तरीके से है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे बार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे बार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।